अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मैंने पतलून की जेब से कागज़ की वो गोली निकाली जिसे मैंने टॉर्चर सेल में ही जेब में डाल लिया था, जो मुझे स्वामी जी ने दी थी। उसने कहा था कि इस पर वो पता लिखा हुआ है जहाँ पहुंचकर तुमने गंगू नाम के बेरे से मिलना है, और इसके बाद से कोड वर्ड स्वामी जी ने मुझे सीताराम बताया था। मैंने एक जगह सड़क पर रोशनी में खड़े होकर कागज़ की गोली को खोल कर पढ़ा। उस पर लिखा था, जे भर्ती भंडार रमिया जी स्ट्रेट, गोलकर पांडेचेरी। उसके नीचे गंगू बेरा लिखा था। मैंने कागज़ दोबारा जेब में डाल लिया। मेरी पतलून की पिछली जेब में स्वामी जी का दिया हुआ छोटा पिस्तौल उसी तरह पड़ा था। उसे चलाने की नौबत ही नहीं आई थी। उसमें मैगजीन भरा हुआ था। मेरे फरार का इल्म हो जाने के बाद किसी भी चौक या नाके पर पुलिस तलाशी के दौरान ये पिस्तौल मेरे लिए मुसीबत का बायस बन सकता था। मैं इसे फेंकना भी नहीं चाहता था, क्योंकि ये मुझे किसी नागहानी आफत से निजात भी दिला सकता था। अब मुझे ये मालूम करना था कि शहर में गोलकर का इलाका कौन सा है, क्योंकि उसी इलाके में कोई भारतीय भंडार था, जो यकीनन कोई रेस्टोरेंट था, और वहाँ मुझे गंगू नाम के बेरे या वेटर रेस्टोरेंट के मुलाजिम से रब्ता पैदा करना था, जो यकीनन अपना ही आदमी था। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, सड़क पर कुछ रौनक नजर आने लगी थी। मैं उस रौनक से बचना चाहता था। चुनाचे मैं सड़क से हटकर फुटपाथ पर होकर चलने लगा। यहाँ कहीं कहीं स्टोर नुमा दुकानें थीं। एक जगह फुटपाथ पर चाय और पान सिगरेट का खोखा था। उसके सामने फुटपाथ पर दो मद्रासी सिर्फ धोतियाँ पहने चाय के गिलास हाथों में लिए बैठे बीड़ी पी रहे थे। मैंने सोचा कि ये आम किस्म के आदमी हैं, इनसे पता पूछना चाहिए। मैं उनके पास चला गया। दोनों ने मेरी तरफ देखा। मैंने वहाँ की आम हिंदुस्तानी बोलचाल में पूछा कि गोलकर कहाँ है, मुझे गोलकर जाना है। उनमें से एक ने बाजू से एक तरफ इशारा किया और बोला, उधर को जाएगा, उधर एक रोड क्रॉस कर लेगा, सामने वाला बाजू गोलकर को जाएगा। मैंने उनसे ज़्यादा बातें करने मुनासिब न समझी और खामोशी से जिस तरफ मद्रासी ने इशारा किया था उस तरफ चलने लगा। सामने शहरा में से एक सड़क निकलकर अंदर की तरफ चली गई थी। मुझे उस सड़क को क्रॉस करना था। मैं सड़क क्रॉस कर गया। यहाँ दोनों जनेब ऊंचे ऊंचे फ्लैटों वाली बिल्डिंगें थीं। मैं सामने वाली सड़क पर आ गया। यह पक्की सड़क से छोटी थी और इसमें अक्सर दुकानें बंद हो चुकी थीं। मैं दुकानों के बोर्ड पढ़ने की कोशिश करता आगे चला जा रहा था। अक्सर बोर्ड तमिल जबान में लिखे हुए थे, कहीं कहीं अंग्रेजी के बोर्ड भी थे, मगर उनमें जय भर्ती भंडार का बोर्ड कहीं नजर नहीं आ रहा था। मैं आगे चलता गया। एक दुकान के अंदर से रोशनी बाहर सड़क पर आ रही थी और तमिल गानों की आवाज़ भी आ रही थी। ये ज़रूर कोई होटल यानी रेस्तोरां होगा। ये सोचकर मेरे कदम ज़रा तेज़ हो गए। पुलिस का एक सिपाही जो साइकिल पर सवार था मेरे सामने से आकर गुजर गया। उसने मद्रास की पुलिस की वर्दी यानी नेकर और खाकी रंग की टोपी सर पर पहन रखी थी। हाथ में बेद का डंडा भी था। मैं अपने ध्यान में चलता रहा। उसने मुझे एक नज़र देखा और गुजर गया। जिस दुकान के अंदर से रोशनी और तमिल गाने की आवाज़ें आ रही थीं वो जय भारती भंडार नाम का ही रेस्टोरेंट था। एक लंबी दुकान थी जहाँ कुर्सियाँ मेज बिछे थे। स्पीकर पर मद्रासी गाने वाली का रिकॉर्ड बज रहा था। दुकान में काफ़ी ग्राहक बैठे काफ़ी पी रहे थे। यहाँ भी काफ़ी का ज़्यादा दौर था। मैं पहले तो बाहर खड़ा रहा कि कोई बेरा बाहर निकले तो उससे गंगू का पूछूं। कोई मुलाजिम टाइप का आदमी बाहर ना निकला तो मैं हिम्मत करके रेस्तोरां में दाखिल हो गया और जाते ही जहाँ खाली कुर्सी देखी वहीं बैठ गया। एक काला कलौटा मद्रासी लड़का मेरी मेज़ पर आकर मेज़ पर कपड़ा मारते हुए तमिल जबान में कुछ बोला। मैंने कहा एक गिलास काफ़ी लेगा। वो जाने लगा तो मैंने उसे इशारे से अपने करीब बुलाकर हिंदुस्तानी में पूछा कि क्या गंगू आज छुट्टी पर है। मैंने ये ज़ाहिर किया कि मैं उसे जानता हूँ और उससे मिलना चाहता हूँ। उसने वहीं से आवाज़ दी और तमिल जबान में कुछ कहा। उसमें गंगू का नाम भी था। उसने गंगू ही को आवाज़ दी थी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि एक 50-55 साल की उम्र का गहरे सांवले रंग का आदमी है, जिसने घुटनों तक मैली सी लुंगी और मैली सी ही बुनियान पहन रखी थी, अपने बालों को एक हाथ से खुजाता मेरी तरफ चला रहा है। पहले तो मुझे शक हुआ कि ये वो आदमी नहीं हो सकता जिससे मिलने को मुझे स्वामी जी ने कहा था, लेकिन फिर ख्याल आया कि हमारे आदमी इसी तरह काम किया करते हैं। वो मेरे पास आकर तमिल में कुछ बोला। मैंने कहा तुम्हारा ही नाम गंगू है। उसने कान के पीछे बीड़ी निकाल कर सुलगाते हुए कहा, फोकट बात नहीं करेगा, क्या पीना मांगता है। मैंने ऐसा से कहा,
मुझे स्वामी जी ने भेजा है। उसने ये सुना तो उसके चेहरे की कैफियत में ज़रा सा भी फर्क न आया। बीड़ी का धुआं उड़ाते हुए वो कपड़े से मेरी मेज़ साफ करने लगा और मुझसे पूछा, क्या पिएगा बाबू? मैंने कहा, काफ़ी पिएगा। वो चला गया और मुझे उलझन में छोड़ गया। समझ में नहीं आ रहा था कि ये असली गंगू है या कोई और गंगू है, मगर स्वामी ने इसी रेस्तोरां का पता लिखा था और इस रेस्तोरां में एक ही गंगू होने का ज़्यादा इम्कान था। फिर ख्याल आया कि वो मुझसे कोड वर्ड के बगैर हरगिज़ किसी रद्द अमल का इजहार नहीं करेगा। जब वो कॉफ़ी का गिलास लेकर मेरे पास आया तो मैंने आहिस्ता से कहा, जय सीताराम। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ रुमाल जिसे वो मेज़ साफ करता था नीचे गिरा दिया। उसे उठाने के लिए झुका और रुमाल उठाने के साथ ही कहने लगा, भंडार के पीछे चले जाओ, मैं आता हूँ। ये जुमला उसने हिंदुस्तानी नहीं बल्कि बड़ी साफ उर्दू में बोला था। मेरी जान में जान है कि इस परेशानी के अल्लाह में कोई तो अपना साथी मिला। मेरे पास एक पैसा भी नहीं था कि काफ़ी का बिल अदा कर सकता। मैंने पहले से सोची हुई स्कीम पर अमल करते हुए काफ़ी का गिलास मुंह के करीब लाकर सूंघा और लड़के को आवाज़ दिया। लड़के की बजाय गंगू आ गया। उसने तेज़ आवाज़ में पूछा, क्या बोलेगा अब? मैंने कहा, काफ़ी में से साबुन की बू आ रही है, मैं नहीं पी सकता, इसे ले जाओ। गंगू ने तुरस होकर कहा, तो फिर दूसरे भंडार में जाओ, साला आ जाता है कहीं से। वो समझ गया था कि मैं खस्ता हालत में हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं जल्दी से रेस्तोरां से बाहर निकल गया। थोड़ी दूर चलने के बाद एक रास्ता बाएं तरफ जाता था। मैं उस तरफ पर से होता हुआ रेस्तोरां के अक्का में आ गया। यहाँ अंधेरा था और गंदे पानी की बदबू फैली हुई थी, मगर मुझे इस जगह ठहर कर गंगू का इंतज़ार करना था। एक जगह कचरे का बहुत बड़ा ड्रम पड़ा था। मैं ड्रम की ओट में होकर खड़ा हो गया। 10-15 मिनट गुजर गया। आखिर मुझे एक तरफ से अंधेरे में इंसानी सया अपनी तरफ आता नजर पड़ा। ये गंगू ही था। वो मेरे करीब आकर खामोश खड़ा हो गया। बोला, तुम पीछे किधर से आए हो? मैंने कहा, जहाँ से हमारे सब लोग आते हैं। वो बोला, किसी का नाम लो। मुझे यकीन हो गया था कि गंगू यही है और ये अपना ही आदमी है। अब वो इस बात की तस्दीक करना चाहता था कि क्या मैं भी उसका आदमी हूँ। मैंने कमांडर शेरवान का नाम लिया तो उसने पूछा, वो कहाँ होता है? मैंने कहा, श्रीनगर की पहाड़ियों में। तो मैं स्वामी जी कहाँ मिले थे? मैंने कहा, फौजी हेडक्वार्टर के टॉर्चर चैम्बर 5 में। भारतीय फौजी कैप्टन जोशी के पास वो मुझे ले गए थे जब मुझे सख्त टॉर्चर किया जा रहा था। गंगू ने मुझसे हाथ मिलाया और बोला, मेरे साथ हो। मैं उसके पीछे चल पड़ा। वहाँ अंधेरा था। साथ वाली इमारतों की हल्की हल्की रोशनी वहाँ पड़ रही थी। हमने एक जगह से टूटा फूटा लकड़ी का पुल अबूर किया और उतर कर नीचे दरख्तों में आ गए। ये ताड़ और नारियल के दरख्त थे। हम उन दरख्तों में से इधर उधर से गुजरते काफ़ी दूर तक चले गए। अंधेरे में कुछ झोंपड़ियाँ नजर आई। वहाँ से आगे एक तरफ छोटा सा खोखा खड़ा था। गंगू वहाँ जाकर रुक गया। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। फिर उसने धोती के ढब में से चाबी निकालकर खोखे का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। मैं भी उसके पीछे अंदर चला गया। अंदर अंधेरा था और नारियल के तेल की बू फैली हुई थी। गंगू ने दरवाज़ा बंद कर दिया और माचिस जलाकर एक मोमबत्ती रोशन कर दिया। खोखा एक तंग सी जगह थी जहाँ फर्श पर चटाई बिछी थी और कोने में टीन का संदूक पड़ा था और रस्सी के साथ पुरानी धोती लटक रही थी। गंगू चटाई पर बैठ गया और मुझे भी अपने पास बिठा लिया। कहने लगा, जिस रोज़ यागामी खाड़ी में इंडियन नेवी के 2 जहाज़ धमाके के बाद गर्क हो गए थे, मैं उस वक्त समझ गया था कि अपने कश्मीरी कमांडो पांडिचेरी में पहुंच गए हैं। मुझे सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारा कोई और साथी तो नहीं पकड़ा गया? मैंने कहा, मेरे साथ सिर्फ एक ही कमांडो था, वो जहां हम ठहरे हुए थे वहां से 5 मिनट पहले ही निकल गया था। गंगू ने पूछा, तुम सिर्फ 2 ही थे? मैंने कहा, हम तो सिर्फ 2 ही आए थे, बाकी अगर यहाँ हूँ तो उनका मुझे मालूम नहीं। गंगू ने मुझे बीड़ी देते हुए कहा, बीड़ी पियोगे? मैंने बीड़ी ले ली। उसने माचिस जलाकर मेरी बीड़ी सुल गई। एक बीड़ी खुद भी सुल गई और बोला, तुम खुशकिस्मत हो कि उस फौजी कैंप में तुम्हें ले जाया गया था जहाँ हमारे स्वामी गोरखनाथ के भेष में आते जाते रहते हैं। उन्हें यकीनन पता चल गया होगा। कश्मीरी कमांडो को पकड़कर वहाँ लाया गया है। वो अचानक कैप्टन जोशी के पास नहीं गए होंगे। वो सोची समझी स्कीम के तहत वहाँ आए होंगे। मैंने कहा, मेरा भी यही ख्याल है, क्योंकि जब मैं और वो टॉर्चर चैम्बर में अकेले रह गए थे
तो उन्होंने कागज़ में लिपटा हुआ पिस्तौल थैले में से निकाल कर मुझे दिया था और कहा था कि इसमें एक पर्चा भी है जिस पर एड्रेस लिखा है, उस एड्रेस पर जाकर गंगू बेरे से मिला। इसका मतलब था कि वो पहले से जानते थे कि मैं वहाँ मौजूद हूँ और उन्होंने मुझे वहाँ से फरार होने का मौका फराहम करना है। चुनाचे वो पर्चा लिखकर और पिस्तौल लेकर मेरे पास आए थे। वो पिस्तौल कहाँ है? गंगू ने पूछा। मैंने पतलून की पिछली जेब में से पिस्तौल निकाल कर उसको दिया। वो मोमबत्ती की रोशनी में पिस्तौल को बड़े गौर से देखने लगा। फिर बोला, ये पिस्तौल हमारे एक साथी ने पांडिचेरी के एयरफोर्स डिपो से उड़ाया था। ये तुम अपने पास ही रखो। मैंने उसे कहा कि अब तक मुमकिन है मेरे फरार का इल्म फौज को हो गया हो। फौज और पुलिस ज़रूर मेरी तलाश में शहर में निकल आई होगी। मैं यहाँ से गया तो मेरी चेकिंग भी हो सकती है। ये पिस्तौल मुझे दोबारा गिरफ्तार करवा देगा। गंगू बोला, तुम अभी मेरे पास ही रहोगे। गंगू ने मेरा पिस्तौल लेकर वहीं कोने में संदूक के पीछे कपड़े में लपेट कर छुपा दिया। उसने अपना असली मुसलमान नाम मुझे बताया था, मगर मैं उसका असली नाम आपको नहीं बताऊंगा। यह भी याद रखें कि मैंने पांडिचेरी के जिस रेस्तोरां का नाम यहाँ जय भारती भंडार लिखा है, यह भी फर्जी नाम है। स्वामी गोरखनाथ ने मुझे गंगू से मिलने के लिए किसी और जगह का एड्रेस दिया था। मैं इन सब जगहों का असली नाम नहीं लिख सकता। स्वामी जी का भी मैं इस्लामी नाम नहीं लिखूंगा और ये भी नहीं बताऊंगा कि वो कहाँ के रहने वाले थे। इतना ज़रूर बता देता हूँ कि वो पाकिस्तानी नहीं थे, वो हिंदुस्तान के ही शहरी मुसलमान थे और कश्मीर में भारतीय काबिज फौज कश्मीरी मुसलमानों पर जो जुल्म कर रही थी उसके खिलाफ वो उठ खड़े हुए थे। वो कश्मीर के महाज पर जाकर दुश्मन से जंग नहीं कर सकते थे। वो एक दूसरे महाज पर आज़ादी कश्मीर की काज के लिए काम कर रहे थे। अगर उनको संस्कृत और हिंदी ज़बानों पर अबूर न होता तो वो भारतीय फौज और भारतीय ब्यूरोक्रेट्स को कभी मुतासर नहीं कर सकते थे। गंगू जाने लगा तो बोला, मैं होटल बंद होने के बाद आऊँगा, तुम यहीं रहना, बाहर मत निकलना। वो चला गया। मैं झोंपड़े में ही चटाई पर कुछ देर बैठकर सोचने लगा कि आइंदा क्या करना होगा, कैसे करना होगा। इन बातों पर गौर करता रहा। गंगू काफ़ी देर बाद आया। वो मेरे लिए कुछ खाने को भी लाया था। मैंने खाना वगैरह खाया। उसने कहा, मैंने स्वामी जी को पैगाम भिजवा दिया है कि तुम मेरे पास पहुंच गए हो। वो कल रात तुमसे मुलाकात करेंगे। मैंने कहा, गंगू भैया, मेरा नागपुर वापस पहुंचना बड़ा ज़रूरी है। वो बोला, स्वामी जी इसका इंतज़ाम करेंगे। तुम अकेले यहाँ से निकले तो पकड़े जाओगे। सबसे पहले तो सुबह तुम्हारे लिए नए कपड़े लाऊंगा। ये बड़े गंदे हो रहे हैं। मैंने उसे पूछा, स्वामी जी क्या मुझसे मिलने यहाँ आएंगे? गंगू ने कहा, नहीं, हमें उनके पास जाना होगा। ये मैं तुम्हें कल शाम को ही बता सकूंगा कि स्वामी जी से कहाँ मुलाकात होगी। इसके बाद गंगू सो गया। मैं भी सो गया। दूसरे रोज़ काफ़ी देर तक सोया रहा। गंगू जा चुका था। दिन काफ़ी निकल आया था। गंगू मेरे लिए चाय वगैरह लेकर आया और कहने लगा, इस खोखे के पीछे नलका लगा हुआ है, तुम वहाँ जाकर मुँह हाथ धो। मैं बाहर नलके पर गया, मुँह हाथ धोया, पानी पिया और वापस खोखे के अंदर बैठकर नाश्ता किया। गंगू बोला, मैं दोपहर को तुम्हारे लिए कुछ खाने को भी लूँगा और तुम्हारे लिए दूसरे कपड़े भी लूँगा। मैंने कहा, मेरे लिए कहीं कोई पुरानी पतलून और कमीज ही ले आना, धोती कुर्ता न लाना। मैं पतलून कमीज में वापस नागपुर पहुंचना चाहता हूँ। वो चला गया। दोपहर को मेरे लिए चावल और सब्जी लेकर आ गया। एक बंडल में पुरानी पतलून और धुली हुई कमीज थी। मैंने गंदे कपड़े उतार कर वो पहन लिए। मैंने उससे कहा कि फौज को मेरे फरार का इल्म हो गया होगा, क्या इस बारे में तुम्हें कोई खबर है? वो बोला, ऐसी खबरें बाहर नहीं निकला करती हैं। फौज और पुलिस इन खबरों को खुफिया रखती है। इससे एक तो उनकी बदनामी होती है कि इतना खतरनाक कमांडो उनकी हिरासत से भाग निकलने में कामयाब हो गया। दूसरे, वो अपनी सरगर्मियों से मफरूर कमांडो को भी बेखबर रखना चाहते हैं। वैसे ये बात यकीनी है कि अब तक खुफिया तौर पर पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस आदमियों ने सफ़ेद कपड़ों में शहर की नाकाबंदी कर दी होगी। गंगू जय भारती भंडार में मामूली बेरे की हैसियत से मुलाजिम था। उसे सुबह से लेकर रात तक वहाँ काम करना पड़ता था। दोपहर को गया तो रात के 9 बजे वापस आया। कहने लगा, तुम्हें स्वामी जी से मिलने उनके मंदिर चलना होगा। वो रात के 10 बजे तक मंदिर में ज्ञान ध्यान में मसरूफ़ रहते हैं। हम यहाँ से पूरे 10 बजे निकलेंगे। वहाँ तुम पतलून और कमीज़ की बजाय धोती कुर्ता पहन कर जाओगे। उसने संदूक में से एक गहरे रंग की 4 खाना लूंगी और उसी रंग का कुर्ता निकाल कर मुझे दिया। मैंने पतलून कमीज़ उतार कर लूंगी और कुर्ता पहन लिया। पाँव में गंगू की चप्पल पहन लिया।
जब रात के 10 बज गया तो गंगू मुझे लेकर एक तरफ रवाना हो गया। वो खुदा जाने कहाँ कहाँ से गुजरता रहा। कभी झाड़ियाँ और वीरान इलाका आ जाता है, कभी आबादी शुरू हो जाती है। आखिर मुझे एक जगह ढलवा छतों वाले एक मंजिला मकानों से कुछ फासले पर एक मंदिर नजर आया, जिसका स्टाइल जनूबी हिंद के मंदिरों वाला था। ये कोई बड़ा मंदिर नहीं था। मंदिर के अंदर जाने की बजाय उसके अकब में आकर बैठ गया। ये बिल्कुल वीरान जगह थी। वहाँ अंधेरा और खामोशी थी। मुझे कोठरी में बिठाने के बाद गंगू ने अंदर ताक में रखा हुआ तांबे का एक दिया जला दिया था। उसकी रोशनी में मैंने देखा कि दीवारों पर कहीं कहीं जाले लगे हुए थे। मैं पटसन की चटाई पर बैठा था। गंगू बोला, मैं ज़्यादा देर यहाँ नहीं ठहर सकता, मैं जाता हूँ। स्वामी जी तुमसे मिलने फिर आ जाएंगे। उनसे बातें करने के बाद तुम मंदिर के गेट के पास आ जाना, मैं वहाँ से तुम्हें ले लूँगा। वो चला गया। मैं बंद कोठरी में अकेला बैठा रहा। तांबे का पुराना दिया जल रहा था। थोड़ी देर बाद बाहर किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। मैं उठकर खड़ा हो गया। दरवाजे को मैंने अंदर से चटकनी लगा दी थी। कदमों की चाप मेरे दरवाजे के पास आकर रुकी। मुझे स्वामी जी की आवाज़ सुनाई दी, जय सीताराम। दरवाज़ा खोलो। मैं स्वामी जी की आवाज़ पहचानता था। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। स्वामी जी अंदर आ गया। उन्होंने दरवाज़ा बंद करके चटकनी लगा दिया। वो उसी गिरवे लिबास में थे। मेरे करीब चटाई पर बैठते ही बड़ी साफ उर्दू में कहने लगे, अल्लाह ताला का शुक्र है कि तुम खैरियत से गंगू के पास पहुंच गए। मुझे तुम्हारा फिक्र था। मैंने कहा, आपको कैसे मालूम हो गया था कि मैं फौज के टॉर्चर चैम्बर में हूँ? स्वामी जी ने, जो मुसलमान थे और हमारे अपने गाजी और मुजाहिद थे, मुस्करा कर कहा कि ये मालूम करना मेरी ड्यूटी में शामिल है। कैप्टन जोशी मेरा मुरीद है। मैंने उसे कुछ ऐसी शोभदाबाजी दिखाई हुई है कि वो मेरा गुरविदा हो चुका है। मुझे उसकी ज़बानी पता चला था कि फ़ौज ने उन पाकिस्तानी कमांडोज में से एक कमांडो को पकड़ लिया है, जिन्होंने जियागामी की खाड़ी में इंडियन नेवी के 2 असला बरदार जहाज़ों को तबाह किया था। इसके बाद मैंने एक मंसूबा बनाया और तुम्हारे तक पहुंच गया। मैंने स्वामी जी से पूछा, टॉर्चर चैम्बर से मेरे फरार के बाद आप पर तो किसी को शक नहीं पड़ा कि आपने कमांडो को फरार होने में मदद दी है? स्वामी जी बोले, मैंने यहाँ की फ़ौज के सीनियर ऑफिसर में अपना जो मकाम बनाया है, उसका अंदाज़ा तुम इससे लगा सकते हो कि किसी को मुझ पर ज़रा सा भी शक नहीं पड़ा। बल्कि उल्टा कैप्टन जोशी ने पहरे पर जो लांसनेक मौजूद था और जिसे तुमने बेहोश कर दिया था, उसको क्वार्टर गार्ड में बंद कर दिया। बहरहाल इन बातों को छोड़ो। तुमने हिंदू बनकर धर्मवीर के नाम से मिलिट्री इंटेलिजेंस की डिफेंस ब्रांच के मेजर शरद दीवान के घर में जो मकाम बनाया है, उसे बनाए रहना है। खुदा ने बड़ा करम किया है कि इन वक्त पर तुम फरार हो गए, वरना मेजर शरद कल सुबह पहुंचने वाला था। वो तुम्हें देख लेता तो सारे किए किराए पर पानी फिर जाता, और ये बात हमारे हक में बहुत नुकसानदायक साबित होती है, क्योंकि तुम धर्मवीर के रूप में मेजर शरद के करीब रहकर भारतीय फौजी हाई कमांड के पाकिस्तान दुश्मन राज मालूम कर सकते हो। तुमने जो जगह बनाई है, यहाँ हमारे आदमी नहीं पहुँच सकते। अब तुम्हारा वापस नागपुर जाना बहुत ज़रूरी है। मेजर शरद दीवान आने वाला था, मगर उसे आज सुबह ही तुम्हारे फरार की इतला कर दी गई। वो पांडेचेरी नहीं आ रहा है, लेकिन उसने नागपुर से ही कैप्टन जोशी के खिलाफ गफलत बरतने के जुर्म में सख्त एक्शन लेने का हुक्म जारी कर दिया है। मैंने कहा, आपके ख्याल में मेरे नागपुर जाने का महफूज तरीका कौन सा हो सकता है?